हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार सक्षम अकादमी में। और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ एक और नया टॉपिक जो है क्लास 9th NCERT बेस मोशन, जिसे हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। जिन लोगों को आज तक मोशन समझ में नहीं आया है या जिन लोगों को ये पता नहीं कि हमें मोशन आया कहाँ से है, फिजिक्स में हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है, तो ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ अभी तक जिन लोगों ने सक्षम अकादमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज दी जाती हैं, कुछ पेड टेस्ट सीरीज हैं, कुछ फ्री टेस्ट सीरीज है। आप चाहें तो पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप फ्री टेस्ट सीरीज में आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन आयाम दे सकते हैं। इसका मैं आपको सबसे प्लस पॉइंट बता दूं, अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हैं या इन टेस्ट सीरीजों को लेते हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन सभी आंसर का, सभी क्वेश्चन का प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 101%, अगर अब किसी को आज तक मोशन समझ में नहीं आया है, प्लीज़ आप ये लेक्चर स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। आपका यहाँ से कुछ भी चीज़ें अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो मैं 101% कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी भर के लिए समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर मोशन को। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने फिजिक्स के बारे में बायोलॉजी के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। ये मैंने आपको ये ऑलरेडी कुछ लेक्चर में बता दिया है। जिन लोगों ने अभी तक बायोलॉजी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप बायोलॉजी की वो लेक्चर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या होती है, देखो किसी भी चीज़ों को पढ़ने से पहले ना हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। सभी को पता है साइंस की 3 ब्रांचेज होते हैं, एक बायोलॉजी होती है, एक फिजिक्स होती है और एक आपका केमिस्ट्री होती है। तो जो बायोलॉजी होती है इसमें हम क्या डील करते हैं, बायोलॉजी डील करती है हमारा लाइफ में, मतलब जहाँ पे हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो बायोलॉजी करेगी हमारा लाइफ के साथ डील। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री का काम क्या है, देखो केमिस्ट्री को हम जब भी पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री डील करती है हमारा किस पे, मैटर के साथ, डील विद मैटर। मैटर को क्या बोल देते हैं हिंदी में, जिसको बोल दिया जाता है पदार्थ, कि आप पदार्थ के ऊपर डील कर रहे हैं तो इसको बोल दिया जाता है मैटर। लेकिन पदार्थ, लेकिन कैसा, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी जो आंतरिक संरचना होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो भी कोई पदार्थ है अगर आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे हैं तो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं आपको फिजिक्स की बात करूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो फिजिक्स के अंदर हम डील करते हैं मैटर के ऊपर। किसके साथ डील करेंगे, मैटर के ऊपर। अब आप लोगों को कहोगे कि सर अभी तो आपने ये बता दिया केमिस्ट्री के ऊपर भी हम मैटर के ऊपर डील कर रहे हैं, फिजिक्स के ऊपर भी डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी बात समझना, अगर मैटर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स में तो ये बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं, जो उसकी भौतिक तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब भौतिक गुण। अब सर ये भौतिक गुण क्या होते हैं, देखो भौतिक गुण क्या होते हैं, समझना मेरी बात को, ठीक है। भौतिक गुण होते हैं आपके किसी चीज का शेप क्या है, शेप बोले तो आकार, हिंदी में लिख दूं क्या, आकार, ठीक है। सेकंड चीज इसमें आती है आपका लेंथ, आपकी लेंथ क्या है, ठीक है। और आ जाता है इसमें आपका कलर, इसका कलर क्या है, मतलब इसका रंग क्या है। और इसमें आप बात करते हैं आपका वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम को क्या कह दिया जाता है, आयतन। और एक और चीज आती है इसमें जिसको कहते हैं मास। मास बोले तो हम कहते हैं जिसे द्रव्यमान, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, किसमें, हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुणों के अंतर्गत। अब मेरी बात यहां से गौर से सुनना, मैं क्या क्या बताने जा रहा हूं आपको। देखो मैंने कहा केमिस्ट्री में हम क्या बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। देखो आज मैं आपको जो एग्जाम्पल देने वाला हूं सभी हमारा ये मार्कर से होने वाला है,
ठीक है। तो लेट सपोज मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। अब ये जो मार्कर है, इस मार्कर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर बोले तो ये जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने जो बोल दिया है, तो इट मीन्स मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ, एटम, जिसको हम बोल देते हैं परमाणु हिंदी में। क्योंकि आपको पता है कोई भी जो पदार्थ होता है वो किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है। ऐसे छोटे छोटे एटम्स होते हैं, इनसे मिलके मेरा क्या बनता है, कोई पदार्थ बनता है। और जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं तो फिर ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, अणु, हिंदी में कहा जाता है जैसे अणु। तो कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बनता है, मतलब आपके जब छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, और जब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल मतलब अणुओं का समूह, फिर बना देते हैं ये किसी पदार्थ को। और कौन कौन से पदार्थ होते हैं, देखो पदार्थ के तीन अवस्थाएं होती हैं, है ना, मैटर के तीन फॉर्म। एक होता है अपना सॉलिड जिसे ठोस बोल दिया जाता है, एक होता है लिक्विड जिसे हम द्रव कह देते हैं, एक होता है अपना गैस। मेरी बात समझ में आई। तो कोई भी चीज़ होती है, लेट सपोज मैंने मार्कर की बात कर दी, ये अभी मेरा क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये किसी पदार्थ से मिलके बना होगा नहीं, किसी पदार्थ से मिलके। ऐसे ही जैसे हमारे पास 118 एलिमेंट है, केमिस्ट्री में हम 118 एलिमेंट पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप से हमारे 118 एलिमेंट है। तो अब इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सबकी अलग अलग है। ऐसा तो है नहीं ना कि जो हाइड्रोजन और जो माना मैंने कह दिया हीलियम, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने कह दिया जैसे नाइट्रोजन और मैंने कह दिया ऑक्सीजन, इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी तो नहीं होती है सर, नहीं होती है। तो किसके अंदर डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है आपका इनके इंटरनल स्ट्रक्चर पे। इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हो ये किस एटम से मिलके बने हुए हैं, कैसे एटम से मिलके बने हुए हैं। तो जहाँ पे हम इनके बारे में डील करते हैं वो हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे लेट सपोज मैंने सिंपल एग्जांपल दे दिया, एक सोडियम, ठीक है, एक सोडियम ले लिया मैंने, और जब भी मैं सोडियम के साथ एक क्लोरीन को ऐड करता हूँ Na+Cl, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या फॉर्मेशन कर देते हैं, हमारे NaCl, नमक बना देते हैं ना। तो देखो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी रही होंगी, जो Na है मतलब सोडियम है, इसके कुछ एटम्स रहे होंगे तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, Cl के एटम्स की भी कुछ प्रॉपर्टी है जिसे हम क्लोरीन कह देते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो फिर ये क्या बनाते हैं, NaCl, जिसे हम नमक कह देते हैं। तो देखो ये इनका जब इंटरनल रिएक्शन हुआ, मतलब इनके एटम आपस में मिले तो उन्होंने एक नया कुछ फॉर्मेशन कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर की, जिसको हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना, मैंने कहा भौतिक गुण, फिजिक्स में पढ़ेंगे हम भौतिक गुण, जिसमें हम शेप, लेंथ और कलर की बात मैं करता हूँ। लेट सपोज मैंने ये एक मार्कर कह दिया, अभी तक मैं इस मार्कर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, लेकिन अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ इसके आउटर स्ट्रक्चर की, कि भैया इसका शेप क्या है, इसका आकार क्या है, इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। इसका कलर क्या है, वाइट कलर है, इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मालूम है किसी को। देखो एक ये वॉल्यूम और मास और वेट, एक वेट भी होता है। ये तीन चीज़ें इतना परेशान करती हैं बच्चों को पूरी लाइफ में, इवन बड़े होते होते तक भी ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में डिफरेंस हमें पता नहीं होता है। तो आज मैं आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है, याद रखना। तो देखो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग कंटेन। सर ये क्या कह दिया आपने, मैंने कहा आपको कि जो आयतन होता है वो होता है अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग कंटेन, मतलब कोई चीज़ है आपके पास, लेट सपोज मेरे पास ये चीज़ है, ये आपका कितने प्लेस को घेर रहा है, मतलब कितनी जगह ये घेर रहा है, तो ये इसका आयतन हो गया। मेरी बात समझ में आई। लेट सपोज मेरे पास ये पेन है, ये मेरे पास पेन है, ये पेन कितने प्लेस को घेर रहा है, ये इसका आयतन हो गया। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे एक सॉफ्टनर है, देखो इसने कितनी जगह को घेर दिया, ये इसका आयतन हो गया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है सर, आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर मैं मास की बात करूँ यहाँ पे कि द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान क्या होता है मेरा, द्रव्यमान मतलब कि अमाउंट ऑफ मैटर, कि अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर मतलब कि किसी भी चीज़ ने कितनी मात्रा में पदार्थ को कंटेन किया, मतलब कितनी मात्रा में ये बना हुआ है। जैसे मेरा ये मार्कर है तो ये पदार्थ से मिलके बना हुआ है, कितना पदार्थ इसके अंदर यूज हो रखा है, इसे हम मास कहते हैं। जैसे मेरे पास सॉफ्टनर है, तो ये सॉफ्टनर कितने पदार्थ से मिलके बना हुआ है, कितना पदार्थ इसमें लगा हुआ है। अब देखो ये छोटा सॉफ्टनर है तो इसमें कम पदार्थ होगा, अगर मैं इससे ज़्यादा की बात करूँगा तो इसमें ज़्यादा पदार्थ लगा होगा। बात मेरी समझ में आ रही है। तो
इसको हम कह देते हैं द्रव्यमान में। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे, वेट। ठीक है, वेट क्या होता है? मास। देखो, द्रव्यमान और वेट दोनों अलग अलग बात होती है। कभी भी अगर वेट की हम बात करते हैं तो वेट होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी मतलब कभी भी अगर हम वेट की बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण वहां पे इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि देखो, माना ये आदमी है, ये मेरा कोई आदमी है, ये यहाँ पे कोई वेट वेइंग मशीन है, मतलब जिसमें आप अपने जो भी वेट को चेक करते हैं। तो अगर आप इस वेइंग मशीन के ऊपर चढ़ोगे तो देखो, आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी का कोई मास होगा, मतलब आप कितने पदार्थ से बने हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कह देते हैं। ठीक है, जो धरती क्या करती है, अर्थ अपने ओर किसी को पुल करती है, मतलब खींचती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो मैटर जो जितने से ये बना हुआ है, प्लस यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स आ जाता है, तो ओवरऑल वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। यही होता है सर। ठीक है, अब देखो, लेट सपोज आप यहाँ पे हो, अभी अर्थ पे हो। मेरी बात समझ में आई? अभी आप अर्थ पे हो, अभी आपको मैंने भेज दिया किसी दूसरे प्लेनेट पे, जैसे आपको मैंने भेज दिया मून पे, मैंने भेज दिया, तो बताओ क्या आपका आपका जो मैटर है, मतलब जिस चीज़ से आप बने हुए हो, क्या वो चेंज होगा? लेट सपोज मैंने मार्कर की बात कर दी, तो ये मार्कर भी किसी पदार्थ से मिलके बना हुआ है, लेकिन इसका वेट थोड़ी अलग होगा। क्यों? अगर मैं अर्थ की बात करूं तो यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो अलग है, लेकिन अगर मैं मून में चला जाता हूँ तो मून में ग्रेविटी अलग है। ठीक है, तो वहाँ पे जो इसका वेट है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिंपल इसके बात करता हूँ मास की, कि अगर मैं ये मार्कर मेरा अर्थ पे ये है, तो क्या वहाँ जाके ये छोटा या बड़ा कुछ ऐसा होगा? नहीं होगा। जितना इसका द्रव्यमान होगा, जितने पदार्थ से मिलके बना है, ये मून में जाके भी उतना ही रहने वाला है। सर आई होप कि आपको ये बातें मेरे यहाँ पे समझ में आई होंगी कि भौतिक गुणों को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, और हमेशा भौतिक गुणों के साथ हम यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करते हैं जिसे कह देते हैं हम एनर्जी और ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं। केमिस्ट्री हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर डील करता है। फिजिक्स में हम किसी भी मैटर का या किसी भी पदार्थ का हम आउटर स्ट्रक्चर में डील करते हैं, और प्लस आपको यहाँ पे एनर्जी हम ऐड कर देते हैं। सर मेरी बात आपको समझ में आई होगी? ठीक है, चलिए ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे हमने बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी में कुछ ब्रांचेस पढ़ते हैं। क्या ब्रांचेस पढ़ते हैं? जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, है ना, जहाँ पे हम स्पेशल जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री के भी कुछ क्या है, ब्रांचेज हैं, पार्ट्स हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर मैं ऐसे फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स की भी ऐसे ही बहुत सारी ब्रांचें हैं, बहुत सारी ब्रांचें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ब्रांचेस ले ली हैं, जैसे मैकेनिक्स हो गया, जिसको हम कह देते हैं यांत्रिकी, हीट हो गया, ऊष्मा, वेव, तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब विद्युत चुंबकत्व, और ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं प्रकाश। ऐसे कुछ और भी हमारी क्या हो जाती हैं, कुछ और भी हमारी ब्रांचेज हैं। जैसे एक आ जाता है आपको मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये भी एक ब्रांच है। ऐसे और भी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको, वो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। तो ये हमारी कुछ फिजिक्स की ब्रांचेज हैं सर। अब यहाँ पे मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब यहाँ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होने वाली है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, लेट सपोज यांत्रिकी की, मैकेनिक्स की मैं बात करता हूँ, तो मैकेनिक्स से आप लोगों को समझ में आता होगा किसी एक मैकेनिक को, है ना। एक मैकेनिक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई एक मैकेनिक होता है, और जो मैकेनिक क्या काम करता है, मतलब मैकेनिक क्या काम करता है यार, गाड़ियों के ऊपर काम करते हैं। हर एक टाइप के अलग अलग मैकेनिक होते हैं, हर एक चीज़ के। कोई इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिक हो सकता है, कोई आपका टीवी, फ्रीज, फैन, इसका कोई मैकेनिक हो सकता है। ठीक है, तो वो मैकेनिक क्या काम करते हैं, किसी इक्विपमेंट के ऊपर काम करेंगे, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। ऑब्जेक्ट बोले तो लेट सपोज कोई कार के ऊपर काम कर रहा है, अगर कोई माना इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिक है, वो किसी आपके वायर या तार के ऊपर काम करेगा, कोई फ्रिज के ऊपर काम करेगा, कोई फैन के ऊपर काम करेगा। ऐसे होता है कि नहीं होता? हर एक चीज़ के अलग अलग मैकेनिक होते हैं। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनना। तो मैकेनिक क्या काम करेगा, कुछ किन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करता है। अगर मैकेनिक काम कर रहा है, ठीक है, अगर मैकेनिक ने काम किया और काम करने की ड्यूरेशन में उसने क्या लगा रहा है, वो कुछ फोर्स लगाएगा, लगाता कि नहीं लगाता है? अरे कुछ खींचेगा, कुछ खींचेगा, कुछ पुश करेगा, कुछ इस टाइप से करता है ना वो। तो वो किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और फोर्स लगाने पे उस चीज़ में अगर मोशन हो रहा है,
मोशन होने का मतलब वो चीज़ चलने लगी, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो गई। मोशन का मतलब हो गया आपका पोजीशन चेंज होना। पोजीशन चेंज हुई, अगर उसकी जो पोजीशन है, अगर वो पोजीशन चेंज हो गई है तो उस ब्रांच को कह दिया जाता है मैकेनिक्स की क्या, इसको कह देते हैं सर काइनेमैटिक्स। अब हिंदी में काइनेमैटिक्स को शायद काइनेमैटिक्स ही कहा जाता है। अगर किसी को पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो काइनेमैटिक्स, ठीक है, जहाँ पे हम किसकी स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं मोशन की। कोई मैकेनिक ने कोई किसी चीज़ में फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाने पे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो मैकेनिक्स के अंदर एक ब्रांच होती है काइनेमैटिक्स। सर मेरी आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ओके, ठीक है सर। अब मैंने यहाँ पे बात की कि फोर्स लगाया उसने, मोशन हुआ, काइनेमेटिक्स के अंदर मैंने उसकी स्टडी कर दी। सेकंड थिंग देखो, अब मैंने जो फोर्स लगाया है यहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन कितना फोर्स लगाया है, ये फोर्स का कारण क्या है, कॉज क्या है, पता है? नहीं पता है। कॉज हमें पता नहीं कि फोर्स का कॉज क्या है। तो जहाँ पे हम कॉज पढ़ते हैं, मतलब इसकी एक और ब्रांच होती है जिसे हम कह देते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, या मैं कह सकता हूँ कॉज ऑफ फोर्स। देखो फोर्स के वजह से ही तो आपका कोई चीज़ मोशन में आ रही होगी ना, तो कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स का कॉज क्या है, क्या कारण से किसी चीज़ में मोशन आया है, क्या कारण से फोर्स लगा है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम डायनेमिक्स के अंदर। और एक और ब्रांच इसमें होती है, वो आपके मतलब कि है नहीं, पर चलो बता देते हैं आपको, स्टैटिक्स जिसे नाम दे देते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स में क्या करते हैं हम, स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी चीज़ों को हम उसकी स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स आपका मतलब बहुत एक छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपी लेवल पे हम क्या करेंगे, इसकी स्टडी करते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या हो गया सर, माइक्रोस्कोपी लेवल ये हो गया कि आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपका मोशन हो रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें आएंगी ना उसमें, उसमें आ जाता है आपका वेलोसिटी हो गया, आपका स्पीड हो गया, आपका एक्सेलरेशन जिसे त्वरण कह देते हैं, मतलब हिंदी में बता दूँ मैं आपको, वेग, चाल और त्वरण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की हम अगर डीप स्टडी करते हैं, हर एक पॉइंट पे अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम स्टैटिक्स के ऊपर पढ़ लेते हैं सर। आई होप कि आपको मेरी बातें यहाँ तक समझ में आई होंगी। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो पढ़ते हैं हम फोर्स के बारे में, कि मोशन हुआ है या फोर्स लगा है, क्यों लगा है वो मोशन या फोर्स, वो पढ़ते हैं हम सेकंड चैप्टर में। हीट अभी नहीं पढ़ेंगे, इसमें एक थर्ड चैप्टर में आपका पढ़ेंगे हम वेव। फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकत्व, और फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे आपका प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश क्यों होता है, किस लिए होता है। और सर यही चीज़ें आपको ज़िंदगी में सफल बनाएंगी, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगी। सबको चाहिए ना गवर्नमेंट जॉब, तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगी, यही सारी चीज़ें। तो अब आपको ये जनरल आइडिया हो गया होगा कि हम फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और क्यों पढ़नी है। वेव्स पता है, तरंगों के बारे में, जहाँ पे हमें स्टडी करनी होती है। ठीक है, हीट मतलब ऊष्मा, कि ऊष्मा की वजह से क्या होता है, ऊष्मा का प्रसार कैसे होता है, जिसमें हम सुचालक कुचालक ये सारी चीज़ें पढ़ देते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, मतलब आप किसी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, उसकी वजह से एक मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर हम चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स, प्रकाश के बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले। तो सर ये था आपका ओवरऑल फिजिक्स के बारे में, कि हमें कौन कौन से चैप्टर कैसे पढ़ने हैं। अब असली मेन मुद्दे की बात आते हैं, जो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है मोशन के बारे में। तो अब बात करेंगे मोशन होता क्या है। देखो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोले तो कोई भी वस्तु, कोई वस्तु, इसकी दो स्टेट हो सकती हैं। स्टेट बोले तो अवस्थाएं, स्टेट बोले तो अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं सर, देखो इसकी दो अवस्थाएं क्या हो सकती है, या तो रेस्ट हो सकता है बोले तो रुका हुआ, या तो फिर हो सकती है मोशन बोले तो चलता हुआ। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसको हिंदी में बोल दिया जाता है विरामावस्था, विरामावस्था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कोई भी वस्तु हो उसकी दो स्टेट हो सकती हैं, या तो फिर वो विराम अवस्था में हो, या फिर अपनी गतिशील अवस्था में हो, चलती हुई अवस्था में हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको। देखो मैं यहाँ पे आपको ना 3 एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दूंगा, अगर आपको 3 एग्जाम्पल समझ में आते हैं तो सर आपने मोशन का 90% जंग आपने जीत ली है। ठीक, तो अब समझते हैं विराम अवस्था और मोशन क्या होता है। मैं एक सिंपल से आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए मेरे पास एक मार्कर है,
अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पे रख दूँ ऐसे, ये मेरा मार्कर है, ठीक है। तो ये मार्कर क्या काम कर रहा है, ये मार्कर अभी रुका हुआ है, बोले तो विराम अवस्था में, विराम अवस्था में, ठीक है सर। अगर ये मार्कर चलने लगे, ये मार्कर चलने लगे ऐसे, इट मीन्स मैं कह सकता हूँ मोशन में, मोशन में। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक इस तरह से एक पॉइंट बना लेता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं इसमें 1 लिख देता हूँ सपोज, नहीं मैं लिख देता हूँ लेट सपोज इसमें माना मैं यहाँ पे 6 AM कर दूँ, ये 6 AM है, ये 7 AM है, ठीक है, फिर 8 AM है। तो यहाँ पे क्या है, ये टाइम बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। लेट सपोज आप सुबह के समय आपका जो मार्कर है, या चलो मैं इसको ले लेता हूँ, ये मेरी कोई गाड़ी हो गई, कार, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो 6 बज गई, ये इसी पॉइंट पे, अब आपकी जो घड़ी है, जो टाइम है, ये तो बढ़ता चला जा रहा है ना। अभी 1 बज गई, फिर 2 बजेंगी, फिर 3 बजेंगी, है ना, इस टाइम से टाइम चलता रहेगा। लेकिन आपका जो ये वाली पोजीशन है, ये 6 बजे के ऊपर ही है, चेंज नहीं हो रही, तो हमने बोल दिया ये विरामावस्था में है। अगर टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, देखो अभी ये है, तो इसका टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब ये मोशन में, गतिशील अवस्था में है। तो ये सारी चीज़ें शायद आपको पता होंगी कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो आपका वो गतिशील में आ गया। लेकिन फिजिक्स में ये जो मैंने आपको बताया वो डेफिनेशन नहीं होती है, ये गलत डेफिनेशन है, ठीक है। हम कहते हैं जो रेस्ट और मोशन होता है वो क्या है, रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म। अब सर रिलेटिव टर्म क्या हो गया, रिलेटिव बोले तो सापेक्ष, क्या बोल देते हैं, सापेक्ष, इसको कह देते हैं। ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोले तो पक्का। इट मीन्स इसका मीनिंग हो गया आपका कि हम ये किसी चीज़ को नहीं बता सकते हैं पक्के तरीके से कि कोई चीज़ विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है। ये हो गया एब्सोल्यूट का मतलब। अब बात आती है सर कि अब फिर कैसे पता चलेगा हमें कि कोई चीज़ विराम अवस्था में और गतिशील अवस्था में है। तो सर अब आप अगर फिजिक्स के विद्यार्थी हो तो अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फिजिक्स में एक्चुअली जब हम मोशन की बात करते हैं तो हम किस चीज़ की बात करते हैं। देखो कभी भी हम अगर फिजिक्स में मोशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। किसकी बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक और नाम दे दिया जाता है, या इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो या रेफरेंस ऑफ फ्रेम बोलो, जिसको हिंदी में कह देते हैं संदर्भ बिंदु, संदर्भ। अब इसकी थोड़ा वो देख लेना है, संदर्भ बिंदु, ठीक है, ये संदर्भ बिंदु। अब इंग्लिश मीडियम वाला तो अरे बाप रे बाप, क्या संदर्भ बिंदु, क्या नाम आ गया ऐसा संदर्भ बिंदु, ठीक है। वह एक बार बताऊँ मैं, वैसे हिंदी मीडियम के जो की वर्ड्स हैं वो ज़्यादा टफ हैं, जैसे संदर्भ बिंदु अजीब सा नाम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बहुत ईजी से रखने को, ठीक है। तो हिंदी के जो कीवर्ड हैं वो बहुत टफ कीवर्ड हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को भी आगे जाके इंग्लिश पढ़नी ही पड़ती है, ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले आपका इंग्लिश कवर कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी कवर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा वो तो हमेशा यही सारी इंग्लिश में ही पढ़ता है ना। लेकिन हिंदी मीडियम वाले के बच्चे के पास ऑप्शन होता नहीं है, इसलिए उसे बाद में जाके हिंदी भी इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, नहीं तो वो भी फिर हिंदी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और एक बात और बताऊँ मैं, वैसे आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा मेहनती होते हैं। वैसे कहीं भी आप IAS वगैरह के जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो सारे हिंदी मीडियम से होते हैं। तो आप लोग अभी क्या कहते हैं मालूम, अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हिंदी में ही पढ़ाओ, हिंदी में ही पढ़ाओ। यार ऐसे में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इंग्लिश मीडियम वालों को, ठीक है। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मेरी बात समझ लो, फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है सर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं अब आपको देने जा रहा हूँ कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल, ठीक है। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मेरी बात गौर से सुनना। देखो मैंने कह दिया आपको, लेट्स सपोज इसका एग्जांपल दे, मैंने कह दिया ये मार्कर है, ये मेरा मार्कर है भाई, मार्कर रुक जा, ये मेरा मार्कर है, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ ये बताओ मुझे कि ये रेस्ट पे है या मोशन में है। अभी लोग आप घर पे बैठे हो, आप कहोगे सर ये रेस्ट में है। क्यों रेस्ट पे? क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे है, ये देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, देखो सेकेंड बढ़ता जा रहा है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब ये रेस्ट कंडीशन में। ये बात सबको समझ में आई, सबको समझ में आई। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी देखो। लेट सपोज आप यहाँ पे, ये आपकी हो गई माना अर्थ, ठीक है, ये मेरी हो गई अर्थ, ये मेरी अर्थ है। अर्थ पे मैंने ये मार्कर को मैंने यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, ये मेरा मार्कर मैंने आपका रखा हुआ है,
ठीक है। अब देखो कहीं भी बैठे हो सकते हो आप, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कहीं भी बैठे हुए हो, ठीक है। तो आपका जो ये मार्कर है आपका कहीं अर्थ पे होगा, ठीक है। आप भी यहाँ पे बैठे हुए हो, आप अपने घरों में बैठे हुए इस समय अर्थ पे हो, अपने घरों में बैठे हुए हो, तो आप देख रहे हो अभी ये मार्कर रुका हुआ है, मतलब इस समय ये मार्कर की जो पोजीशन है वो कैसी पोजीशन है, वो रेस्ट पे है। लेकिन अब सोचो अगर इसरो वाले या नासा वाले कभी आपको एक मौका दे दें कि आपका जैकपॉट लग गया है, कैसे जैकपॉट लग गया है कि आपको मंगलयान पे, ये आपका मंगलयान हो गया, ठीक है। मंगलयान पे, चलो मंगल ही बना देते हैं, आपको मंगलयान पे भेज दिया जाए, ठीक है, मानव वाला मंगलयान जो होता है, और आप यहां से चल दिए और यहां पे मंगलयान पे पहुंच गया, मार्स पे। ये मेरा मार्स हो गया, मतलब ये मेरा दूसरा प्लेनेट है। कौन सा प्लेनेट है, ये मेरा मंगल प्लेनेट हो गया। तो अब यहां से चले गए आप मार्स पे, मेरी बात समझना। अब सोचो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ कि ये जो मार्कर है वो रेस्ट पे है या मोशन में है, तो आप अगर अर्थ पे हो इस समय तो आप बोलोगे ये रेस्ट पे है। लेकिन जो आदमी यहाँ ऊपर होगा, यहाँ ऊपर मार्स पे होगा, वो क्या बोलेगा, ये मोशन में है। क्या बोलेगा, ये मोशन में है। क्यों बोलेगा ये मोशन में, क्योंकि इसके लिए ये जो अर्थ होगी वो चल रही होगी, घूम रही होगी ना। ये अर्थ घूम रही है तो ये घूम रहा होगा, तो ये मार्कर भी तो घूम रहा होगा, ये मार्कर भी तो कुछ ऐसा घूम रहा होगा ना अर्थ के साथ साथ। तो देखो इस आदमी के लिए तो ये रेस्ट पे है, इस आदमी के लिए ये मोशन में है। तो यहां से हो जाती है सर कंफ्यूजन क्रिएट, यहां से क्या हो जाती है, कंफ्यूजन, ठीक है। कि अब क्या होगा, अब कैसे डिफाइन होगा कि हम कैसे पता करेंगे वाकई में ये रेस्ट में कि मोशन में। इसलिए हमेशा कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हम नाम ले लेते हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूं तो ये मान के चलो नजरिया, नजरिया, नजरिया बोल दो या कोई पॉइंट बोल दो या कोई बिंदु बोल दो। अब बिंदु समझाता हूं मैं बिंदु क्यों कह रहा हूं। अगर मैं अब आपसे पूछता हूं कि बताओ भैया जो ये मार्कर है वो रेस्ट पे है या मोशन में है, अगर आप अपने घरों में बैठे हो तो अब अगर आपने फिजिक्स समझी है तो अब आप मुझे बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये गतिशील अवस्था में है या विराम अवस्था में है। आपको हमेशा मुझसे क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, सर मुझे आप ये बताइए कि संदर्भ बिंदु क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है। कौन सा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। बोले तो किसके नज़रिए से बताएं हम कि ये विराम अवस्था में गतिशील अवस्था में है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मैं किसके नज़रिए से बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ भैया अपने नज़रिए से बताओ, अपने नज़रिए से बताओ, तो अगर आप अपने नज़रिए से बता रहे हो धरतीवासी, तो धरतीवासी अगर अपने नज़रिए से बताएंगे तो बोलेंगे ये विराम अवस्था में। लेकिन मैं कहूँगा कि उसके नज़रिए से बताओ जो मंगल ग्रह पे बैठा हुआ है, जो मंगल ग्रह पे जाके जितने भी उसने अमंगल काम किए हुए हैं उनको वहाँ पे मंगल कर रहा है, तो उसके नज़रिए से बताओ, तो उसके नज़रिए से ये चीज़ चल रही होगी, तो उसी बिंदु को बोल दिया जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट मीन्स एक तो पॉइंट आप हो सकते हो, एक पॉइंट ये हो सकता है। हम आपको हमेशा ये बताना पड़ेगा मैं कौन से पॉइंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ बोले तो आपके नज़रिए से बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ रेस्ट में होगी, और इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मतलब इस वाले आदमी के हिसाब से मैं बात करूँ तो ये चीज़ मोशन में होगी। मेरी बात आपको समझ में आई। चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आप बहुत भी और भी खतरनाक स्टूडेंट हो, आप इंटेलिजेंट लोग, आपको एकदम से बात समझ में नहीं आती है। तो मैं आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल लेके आता हूँ, ठीक है। तो एक और एग्जांपल समझते हैं इस चीज़ का, समझो मेरी बात। लेट सपोज आपके पास है एक गाड़ी, आप हो अमीर आदमी। अब अमीर आदमी के पास होती है एक गाड़ी, इसके गाड़ी के 2 टायर मैंने बना दिए इस टाइप से। अब मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है, इसलिए तो मैं आपको यहाँ पे अपनी ड्राइंग दिखा रहा हूँ। ये देखो, इसकी कार की बना दो छत। पुराने ज़माने में अगर मूवी देखते होगे ना, अब नए बच्चे तो मूवी देखते नहीं हैं, हम बूढ़े लोग पुराने ज़माने की मूवी देखे हैं। एम्बेसडर कार जिसमें आती थी ऐसे वाइट वाइट कलर टाइप में, डैनी वैनी आ जाता था इसमें। देखो ये मैंने कार बना दी, ठीक है, एक कार का हेडलाइट ये टी 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 टी, ठीक है। तो सर मेरी ये माना एक कार हो गई, कार की ये मेरी छत हो गई, बड़ी प्यारी सी छत। अब मैंने ये कार बना दी, अब ये कार सर आगे की तरफ चल रही है ऐसे। अब मेरी बात गौर से सुनना प्लीज़ प्लीज़। यहाँ पे आपके 2 दोस्त बैठे हुए हैं, ये मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है, ये 2 दोस्त हैं। एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ से, ये चलो एक यहाँ पे बना देते हैं, एक सुंदर सी कन्या, सपनों की सबकी रानी, सपनों की सबकी रानी, बिल्कुल पानी भरते हुए, चुटिया बांधते हुए, यह
अच्छी नहीं बनी ना। अब देखो मेरी बात गौर से सुनना, मैंने क्या बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो अब यहाँ पे दो मित्र बैठे हुए हैं, एक ही है एक ही है, ठीक है। अगर आपका ये मित्र मान लो ये है मेरा राम, ये है मेरा श्याम। अगर राम श्याम से पूछता है कि भैया मुझे बता कि मैं रेस्ट पे हूँ मोशन में हूँ, तो श्याम तो बड़ा तेज आदमी, चतुर आदमी, श्याम ने तो पढ़ी हुई है फिजिक्स, है ना। और श्याम थोड़ी है अपने राम वाले ज़माने का, शाम तो हमारा किस युग का है, शाम हमारा इस युग का है जो कलयुग अब आने वाला है, ठीक है। और शाम ने पढ़ लिया फिजिक्स। शाम मेरे को हमेशा पूछेगा भैया मुझे ये बता पहले कि मैं वो पॉइंट कौन सा है, मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके नज़रिए से बताऊँ। राम बोलेगा कैसे नजरिए, किस नज़रिए की बात कर रहा है भाई ये। तो देखो फिर शाम इसको बताएगा, क्या बताएगा, देखो अगर राम इसको शाम को पूछ रहा है, ठीक है, कि मैं किस पोजीशन में हूँ और ये माना कार चल रही है, ठीक है, तो शाम तो बोलेगा हम रेस्ट पे हैं। शाम क्या बोलेगा, रेस्ट पे हैं। लेकिन माना जो ये लड़की है, अगर ये लड़की इसको देख रही है कार को, तो ये कार यहाँ से दूर जा रही होगी, है ना। अगर माना कार अभी इस पोजीशन में है, थोड़ी देर में कार आपकी इस पोजीशन में आ जाएगी, आएगी इस पोजीशन में कि नहीं आएगी, सर आएगी कि नहीं आएगी, हाँ आ जाएगी। तो माना कार थोड़ी देर में इस पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। तो ये लड़की क्या कर रही होगी, ये इस कार को दूर जाते हुए देख रही होगी, ठीक है। तो इस लड़की के लिए तो ये जो राम है, ये शाम इसके साथ बैठा हुआ है, तो ये मोशन में होंगे, मतलब ये इस तरफ चल रहे होंगे। लेकिन अगर ये शाम को पूछेगा तो शाम बोलेगा राम को कि हम तो रेस्ट पे ही हूँ या तुम रेस्ट पे हो। तो यहाँ पे सर कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एक बॉडी एक टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन पे भी हो सकती है, बशर्ते हमें क्या बताना पड़ेगा, एक संदर्भ बिंदु हमें बताना पड़ेगा, एक नज़रिए की हमें बात करनी पड़ेगी, किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, बोले तो किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब शाम राम को बोलेगा कि भैया मुझे बताओ मैं किसके रिस्पेक्ट में बात करूँ, किसके नज़रिए से बताऊँ कि हम मोशन में हैं या रेस्ट पे हैं। अगर अपने नज़रिए से बताता हूँ तो हम किस पे हैं, हम रेस्ट पे हैं, क्योंकि वो दोनों तो साथ ही है ना, वो तो कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। लेकिन बोला अगर मैं उस लड़की के हिसाब से बताऊं, माना ये हमारी है, माना मैंने इसका नाम कह दिया शानवी नाम की लड़की है, माना ये शानवी नाम की लड़की, अगर मैं शानवी के हिसाब से बताऊं तो फिर ये हम क्या हैं, मोशन में है। फिर क्या है, मोशन में, क्यों, क्योंकि फिर ये दूर जा रहे होंगे ना इस लड़की से। तो सर जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट जिस रिस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसी को बोल दिया जाता है संदर्भ बिंदु। एक ऐसा बिंदु जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं हम, जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं, अपनी कंपैरिजन करते हैं हम, क्या कंपैरिजन करते हैं हम कि हम मोशन में हैं या रेस्ट पे हैं। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट हो सकता है आपका, ये लड़की पॉइंट हो सकती है, ये आदमी जो शाम है ये भी पॉइंट हो सकता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं कि कोई चीज़ रेस्ट पे है, मोशन में। अगर वो चीज़ उसी रेस्ट पे है, अगर उस पॉइंट से दूर जा रहा है तो फिर वो मोशन में है। अब मैं आपको एक और लास्ट चीज़ में बताता हूँ, और मुझे 100% उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर कोई कभी जहाज़ में बैठा हो, जहाज़ बोले तो एरोप्लेन, इस टाइप से हमारा होती ही एरोप्लेन। वाह सर आपकी ड्राइंग की तो कितनी अच्छी है, अभी बहुत सारे बोल रहे होंगे ना, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया मैडम, शुक्रिया सर। ये लीजिए, ये लीजिए, आपका एक जहाज़ बन के तैयार है, ये लीजिए, ये लीजिए। वाह इसके मैंने कुछ बना दिए ये दरवाजे। देखो मैं कभी भी जहाज़ देखता हूँ ना, एरोप्लेन मैंने देख लिया ना, तो मुझे हमेशा कौन ध्यान आता है मालूम है, जाकिर खान। जाकिर खान का अगर किसी ने वो सुना होगा, जब वो प्लेन में जा रहा होता है तो सबको समझ में आ गया होगा मैं कौन से कॉमेडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब मेन मुद्दे पे आ जाओ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। कभी आप लोगों ने एरोप्लेन में सफ़र किया होगा, किया है, बहुत बोल रहे होंगे नहीं किया है, लेकिन बहुत बोल रहे होंगे सर मैंने किया है। अगर आपने एरोप्लेन में सफ़र किया है और आप जब बादलों के बीच चल रहे होंगे, बादल भी नहीं होंगे मान लो, अब बाहर के नज़ारा आप देखो, तो बाहर का नज़ारा आप देखोगे तो क्या कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हम रेस्ट पोजीशन में हैं। जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको लगेगा यार मैं तो कहीं चल ही नहीं रहा हूँ, बशर्ते कब तक, जब तक आपको कोई बादल ना दिख जाए, ठीक है। क्योंकि जब आप बादल को देखते हो ना तब पता चलेगा अरे मैं तो मोशन में हूँ, ठीक है। अगर माना चलो मैंने जो इसकी वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन बोले तो वाइब्रेशन को मैंने बोल दिया कंपन, माना मैंने इसके कंपन को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। इसको नेगलेक्ट कर दो थोड़ी देर के, नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट मतलब नज़रअंदाज कर दो, नज़रअंदाज कर दो, ठीक है, कि उसमें कोई नज़रअंदाज, उसमें कोई वो नहीं हो रहा है,
क्या, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही, मतलब कंपन नहीं हो रहा है उसमें, तो आपका प्लेन चल रहा है। और जब आपका प्लेन चल रहा होगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम चल रहे हैं, हम मोशन में, आपको पता नहीं चलेगा। कब तक? जब तक या तो आप किसी बादल को ना देख लो, या तो फिर आप जब तक लैंडिंग नहीं हो जाती, जब तक आप एयरपोर्ट में सुंदर सुंदर क्या गाड़ियाँ नहीं देख लो, या सुंदर सुंदर वही लोग ना देख लो। तो अगर आप जब तक, लेट्स सपोज आप अब एयरपोर्ट पे आ गए, ठीक है, अब आप लैंडिंग हो गई आपकी, ठीक है, अब आप माना नीचे आ गए, तो अब यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को देखना स्टार्ट करते हो, ठीक है, नीचे की तरफ आप देखना स्टार्ट करते हो, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और तब पता चलता है आपको, अरे बाप रे, हम तो कितनी भयंकर स्पीड में चल रहे हैं, क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। तो आपको लगता है कि हम तो मोशन में हैं, है ना? क्यों? अब क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि सर अब आपको ना एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया, ये संदर्भ बिंदु आपको मिल गया, एक ऐसा बिंदु जिससे आप कंपैरिजन कर पा रहे हो अपना। अब जब तक आप आकाश में थे, मतलब आप जब तक स्काई में थे, अब जब तक आकाश में थे, तब तक तो आपके पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है, मैंने बादल को भी हटा दिया, तो वाइब्रेशन को भी हटा दिया था, तब तक आपके पास कंपैरिजन करने को कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही आप किन्हीं लोगों को देखते हो, या फिर कहीं एयरपोर्ट पे आ गए, या लैंडिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो जैसे ही आप नीचे आ गए ज़मीन पे, तब आपको जब लोग दिखने लग जाते हैं, पेड़ पौधे दिखने लग जाते हैं, तो फिर आपको एक पॉइंट मिल जाता है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, उसी पॉइंट को बोल दिया जाता है संदर्भ बिंदु। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? उसी पॉइंट को क्या बोल देते हैं? संदर्भ बिंदु। सर आई होप कि आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार लास्ट और देख लो। लेट सपोज आपका यहाँ पे एक कार है, क्या है? एक कार। ये मैंने आपको एक कार बना दी यहाँ पे, ये इसका ड्राइवर, ठीक है, ये आपकी एक कार है, और यहाँ पे है आपका एक सुंदर सा पेड़ आम का, इसमें बहुत सारे आपके आम भी लगे हुए हैं, ये आपके आम इसमें लगे हुए हैं। मेरी बात समझना। अब देखो, अगर ये जो पेड़ है और ये जो कार है, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये कार है ये मोशन में कि रेस्ट में, देखो मैंने यहाँ पे हमेशा क्या कह दिया, आपको एक बिंदु लेना पड़ेगा, तो मैंने बिंदु को क्या ले लिया, ये मैंने पेड़ ले लिया, कि माना वो बिंदु क्या है? पेड़ है, ये रेफरेंस पॉइंट पेड़ है। अगर ये आपका इसी के साथ है तो मतलब ये रेस्ट पे, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन मान के चलो ये जो कार है, अब ये यहाँ पे ना होते हुए अब ये कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई है टाइम के साथ, क्योंकि टाइम भी तो हो रहा होगा ना। अब ये कार यहाँ पे पहुँच गई, मतलब अब इस ये पॉइंट से ये कार दूर जा रही है, दूर जा रही है, इस तरफ चली गई ना। अब इस तरफ चली गई तो मतलब ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, जिससे कार दूर जा रही है, तो मैंने इसको बोल दिया मोशन। इसलिए हमेशा कह दिया जाता है, कभी भी अगर हम मोशन को पढ़ते हैं तो मोशन में हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी होता है, जिससे हम कंपैरिजन कर पाएँ अपनी गति का या अपनी विरामावस्था का। आई होप कि सर आपको ये रेफरेंस पॉइंट समझ में आएगा। देखो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है ना, ठीक है, मतलब ये मान के चलो जो मोशन है वो रियल फिजिक्स है, यहाँ से आपकी रियल फिजिक्स स्टार्ट होती है, यहाँ पे रियल फिजिक्स आपकी स्टार्ट होती है, और इसमें इतनी कन्फ्यूजन होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। शायद आप लोगों को पता होगा जिसने बहुत पढ़ लिया होगा, या जिसने ऑलरेडी पढ़ ली होंगी ये सारी चीज़ें, कि मोशन में ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसको समझना कितना टफ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है इसमें। तो आज आपके ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके साथ हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं कि वो चीज़ चलेगी या फिर रुकी हुई है। ठीक है सर, चलिए, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन में अब देख सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंट, ठीक है, इट इज़ अ पॉइंट इन अ स्पेस। स्पेस बोले तो कहीं भी हो सकता है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। विद रिस्पेक्ट टू विच द मोशन इज कंसिडर्ड, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट हम क्या कंसिडर करते हैं कि मोशन में है कोई चीज़ या नहीं है, उसको बोल देता है फ्रेम रेफरेंस। जैसे मैंने सिंपली कह दिया ये मेरा एक पॉइंट है और ये मेरी कार है, ठीक है। तो अब मैंने सिंपली अगर मैं आपको पूछता भी कि बताओ भैया कार रेस्ट में कि मोशन में, मैं नहीं बता सकता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बता दी है। मुझे क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट लेना पड़ेगा, संदर्भ बिंदु लेना पड़ेगा, एक नजरिया लेना पड़ेगा, कंपैरिजन करने के लिए एक पॉइंट लेना पड़ेगा। वो ये पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट जगह पेड़ ले लो, आप ज़मीन का कोई एक पॉइंट ले लो, एक आदमी ले लो, एक घोड़ा ले लो, बैल ले लो, खच्चर ले लो, किसी को भी ले लो यार,
तो ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा, इससे आप कंपैरिजन करते हो, तो इसी को बोल दिया जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस पॉइंट से अगर ये दूर जा रहा है तो फिर मोशन में है, इसी पॉइंट के साथ है तो फिर ये रेस्ट कंडीशन में है। अब मेरी बात एक गौर से और ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया ये पॉइंट है। अब मेरी बात गौर से सुनो थोड़ा, देखो जैट लेट सपोज आपके पास मैंने कुछ एक ये कोई 4 सिटी है, मतलब यहाँ पे हो गया आपका दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ लेट सपोज कोई भी आसाम वगैरह की तरफ ले लो, ये मैंने बेंगलोर बना दिया, ठीक है, ये मैंने गुजरात लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कोई पॉइंट है, अब मैंने लेट सपोज ले लिया, ये पॉइंट वो है, रेफरेंस पॉइंट ये है, मेरी बात समझ में आई। और मुझे जानना है कि जो ये रेफरेंस पॉइंट है कि ये दिल्ली से कितनी दूरी पर है, ये ए से कितनी दूरी पर है, बी से कितनी दूरी पर है। अब हमेशा याद रखो कि लेट सपोज यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे कोई एमपी में से, मतलब मध्य प्रदेश में, कोई आदमी मध्य प्रदेश में, और उसे अपनी दूरी बतानी है, तो देखो दिल्ली से ये अलग दूरी पे होगा, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश या असम वगैरह से अलग दूरी पे होगा, या ये फिर जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है, क्या बनाया, बैंगलोर से अलग दूरी पे होगा, और ये यहाँ से कहाँ से, गुजरात से अलग दूरी पे होगा। जो ये पॉइंट है ये सब के लिए अलग अलग दूरी पे होगा। अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ ये भी आपके बात समझ में नहीं आई, ठीक है। मान लो यहाँ पे आप 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी, ये कोई 4 दोस्त है, ठीक है, ये मेरा कमरा हो गया बढ़िया सा, अगर कोई स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंटों को रूम मुझे भी ध्यान आ रहे हैं, है ना। तो ये कोई कमरा हो गया। अब इस कमरे में 4 दोस्त बैठे हुए हैं, ये ए बी सी डी, ये 4 दोस्त हैं, और इसमें एक 4 कोने मान लो यार, एक कॉर्नर हो गया, ठीक है, ये कॉर्नर है, और एक यहाँ पे बैठा हुआ है कोई आदमी, ये। तो एक जो दोस्त यहाँ पे बैठा है, एक ये दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, एक दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, और एक ये यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर मैं अब इस पॉइंट की बात करूँ कि इसकी बताओ इसकी पोजीशन क्या है, तो इसके लिए तो ये दूर हो गया, इसके लिए भी ये बहुत दूर है, इसके लिए थोड़ी पास में है, तो इसके लिए तो और पास में हो गया, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ना हम किसी चीज़ की जो पोजिशन है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, मतलब एक्चुअल में सबके लिए पोजीशन अलग अलग है। तो जब पोजीशन अलग अलग होती है, पोजीशन जब अलग अलग होती हैं तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसमें एक बात कहते हैं। कौन सी बात कहते हैं मैं बता देता हूँ। वो बात आ जाती है आपकी कि उस पॉइंट को फिक्स करने के लिए हम कह देते हैं, एक दे देते हैं हम स्पेस में कहीं भी कोई भी पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट ले लिया, ये वाला कॉमन पॉइंट ले लिया, एक मैंने कॉमन पॉइंट ले लिया, ठीक है। क्यों ले लिया कॉमन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो सबके लिए सेम होने वाला है, ठीक है। तो ये स्पेस में कहीं भी हो सकता है। स्पेस बोले तो देखो मैंने कह दिया ना, एक पॉइंट है जिससे आपको कंपैरिजन करना है, तो कहीं भी हो सकता है ना, किसी के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हो ना। ब्रह्मांड इतना चौड़ा ब्रह्मांड है, अगर मैं सिंपली अर्थ की बात करता हूँ तो अर्थ में भी कोई भी पॉइंट ले लो, तो मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, मतलब कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट को पता करने के लिए आपको मैंने एक फिक्स प्लेस दे दिया कि भैया आप इससे कंपैरिजन करो, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट दे दिया कि भैया कि यहाँ से पोजीशन आपको चेक करनी है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। कि दिल्ली दे दिया मैंने कि दिल्ली से बताओ, फिक्स बता दिया, जो जितने लोग होंगे वो दिल्ली से अपनी पोजीशन को बताएंगे, तो फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब कोई अलग से अपनी पोजीशन बता रहा है, कोई कहीं से अपनी पोजीशन बता रहा है, कोई बैंगलोर से बता रहा है, कोई गोवा से बता रहा है, तो वो फिर गड़बड़ मामला हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो जब मैंने ये फिक्स पॉइंट ले लिया, इसको मैंने बोल दिया ऑरिजिन। देखो ये 3D शेप हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया 3D शेप, ऐसे बनाते हैं ना 3D ऐसे। ये मेरे कुछ कॉर्नर हो गए, कोऑर्डिनेट सॉरी, ये मैंने कह दिया इसको x, ये मैंने इसको कह दिया y, ये मैंने कह दिया z। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट है, ये मेरा है ऑरिजिन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम ग्राफ की स्टडी करेंगे तो फिर वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आएंगी, और देखो नॉलेज के लिए भी पढ़ लो यार, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। लेट सपोज मेरे पे एक ये हो गया, ये x एक्सेस हो गया, ये मेरा यहाँ पे y एक्सेस हो गया, ठीक है, ये x एक्सेस और ये y एक्सेस, और एक यहाँ पे मैंने ये ले लिया। तो देखो ये 3D बन गया। 3D बोले तो जिसमें एक लेंथ होती है, एक ये लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई, मतलब लंबाई चौड़ाई, और जिसमें एक ऊंचाई आ जाती है, जो बॉक्सेस टाइप के होते हैं। तो ये ऊंचाई आ गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये क्या हो गई मेरी ऊंचाई हो गई, ये इस टाइप से। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, लेट सपोज मुझे अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा एक पॉइंट है। तो ये ऑरिजिन से ये पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, ऑरिजिन से ये पॉइंट कहाँ पे है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर देता हूँ कि अब मेरे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अभी कहीं पे भी हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे, तो फिर क्या होने वाला है, तो अब आपको तो ये फिक्स पॉइंट कर दिया मैंने। अब फिक्स पॉइंट से आप इसकी जो पोजीशन है उसको बता सकते हो। चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ फटाफट से। देखो अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है, माना मैं 2D की ही बात करता हूँ।
माना मैं क्या करता हूँ, 2D की ही बात करता हूँ। जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये x हो गया, ये मैंने y कोऑर्डिनेट बना दिया, ठीक है, और ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया सर ऑरिजिन। अब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ये मेरा आदमी खड़ा है यहाँ पे, ये इसके मैंने कोऑर्डिनेट लिखता हूँ 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये 3 वाले पोजीशन पे है ना, और यहाँ पे मैं 1 2 3 ये 4 माना मैं ले लेता हूँ, तो ये यहाँ पे माना, इसको मान के चलो यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, और ये 1 2 3 और ये 4 वाले पोजीशन पे, तो 3 4, मतलब इसकी एक फिक्स पॉइंट हो गई। बात समझ में आई। ऐसे अगर ये आदमी यहाँ पे आ जाता है तो फिर मैं इस पॉइंट से इसको, इसकी जो पोजीशन है उसे इजीली डिटेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे जो भी इसकी पोजीशन आने वाली, कौन सी 2 2। ठीक है सर, मेरी बात समझ में आई। तो सर इस तरह से हम जो ग्राफ्स होते हैं और जो ऑरिजिन होते हैं, इसलिए हम उन चीज़ों को लेते हैं, एक ऐसा फिक्स पॉइंट बना देते हैं जहाँ से हम किसी चीज़ का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब इसी ग्राफ में क्या होने वाला है, इसी ग्राफ में हम जैसे अभी मैंने आदमी ले लिया, ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे किसी की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी क्या है, मतलब चाल क्या है, वेग क्या है। तो इसलिए हम यहाँ पे फिक्स पॉइंट ले देते हैं कि इस पॉइंट के हिसाब से हम क्या बताएंगे, इसकी चाल बताएंगे, जिसको मैं अभी तक रेफरेंस पॉइंट बोल रहा था, एक नज़रिया बोल रहा था। अब ऐसा नहीं है ना कि मैं यहाँ भी बता दूँ, यहाँ भी बना दूँ, यहाँ भी बना दूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने इसको फिक्स कर दिया कि भैया इससे बताना है आपको कि ये कितनी दूर जा रहा है, कितनी दूर नहीं जा रहा है, कहाँ पे नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं ग्राफ में बताऊँगा। इसलिए मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है आज आपको मोशन के बारे में, कि मोशन होता क्या है, कहाँ से आता है, क्यों पढ़ते हैं, ग्राफ वगैरह में हम ऑरिजिन पॉइंट क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं। सर आई होप कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है ना, बहुत सारे तो बोर भी हो गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपका टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए अब आपके लिए 1,00,000 रुपए के लिए एक क्वेश्चन आता है, बताइए मोशन कितने टाइप से होते हैं, बताइए मोशन के टाइप कितने होते हैं। 1,00,000 के आपके लिए एक जवाब, क्वेश्चन सॉरी, और जहां बना खुश हुई। यस आप सही कह रहे हैं, जो मोशन के टाइप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के मोशन होते हैं। कौन कौन से मोशन होते हैं, देखो एक होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। देखो अगर आपको ये वीडियो लंबा लग रहा है तो मेरा यकीन मानिए ये सारी चीज़ें आपके ना काम आएंगी। देखो मैं भी चाहूँ तो मैं शॉर्टकट में उड़ा दूँ, कहीं से भी कहीं उड़ा दूँ, जितना शॉर्टकट भागोगे ज़िंदगी में उतनी वो चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी, रहता ही नहीं है। जो मेहनत करके जो चीज़ें मिलती हैं वो आपकी लॉन्ग लाइफ तक रहती हैं, शॉर्टकट की चीज़ें आपकी नहीं चलने वाली है, वो शॉर्टकट में ही चली जाती हैं। तो होता है एक रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर को क्या बोल दिया जाता है, रेक्टिलिनियर, या इसको फिर दूसरा नाम दे देते हैं ट्रांसलेटरी। ठीक है, इसको ट्रांसलेटरी बोल देते हैं, मतलब सरल रेखीय। इसको मैं हिंदी में नाम दे दूं सरल रेखीय, सरल रेखीय पहला। दूसरा जो आ जाता है उसको हम बोल देते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं सर, सर्कुलर मोशन को नाम दे दिया जाता है आपका वृत्तीय गति। क्या नाम दिया जाता है, वृत्तीय या वृत्ताकार, यह वृत्ताकार हो गई। और एक और आता है इसमें जिसको बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन, या इसको और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम बोल दिया जाता है वाइब्रेशन, ऑसिलेटरी। ठीक है, ऑसिलेटरी, या फिर मैं इसको बोल दिया कंपन, या फिर मैंने इसको बोल दिया दोलन या कंपन। तो ये सारे क्या है मेरे मोशन के कुछ टाइप्स हैं। तो आप जीत चुके हैं यहाँ पे 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको कह दिया कि मोशन के 3 टाइप हो गए, एक हो गया आपका सरल रेखीय, एक हो गया वृत्तीय, दोलन। सरल रेखीय मतलब देखो जितने भी लोग होते हैं वो सरल रेखीय गति में ही मूव करते हैं। आप एक आदमी हो, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो तो सरल रेखा मतलब सीधा चलना है, सीधा, कहीं मुड़ना दुड़ना नहीं है, सरल रेखा में चलना, बिल्कुल सीधी गति करनी है। जैसे हाईवे पे गाड़ियाँ चलती है ना बिल्कुल सीधी, तो वो भी एक सरल रेखीय का एक क्या हो जाता है, एक एग्जाम्पल हो जाता है। वृत्तीय क्या होता है, वृत्तीय बोले तो गोलाकार, ऐसे गोले में, जैसे एक वो देखा होगा ना तुमने, जैसे यहाँ पे एक आदमी है, ये आदमी हो गया और इसने एक धागे पे एक पत्थर बांध दिया ऐसे, ये, और ये इसको घुमा रहा है, ऐसा घुमा रहा है इसको धागे को, तो उसको क्या बोल देते हैं, वृत्तीय। जैसे हमारी अर्थ भी क्या कर रही है, अर्थ भी ऐसे वृत्ताकार पथ में गति कर रही है, तो इसको बोल देते हैं वृत्तीय गति। मेरी बात समझ में आई। और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, दोलन वाली कौन सी हो जाती है, देखो दोलन वाली हो जाती है, जैसे आपने घड़ी देखी होगी ना, ये पेंडुलम वाली, लेट्स सपोज ये ऐसे, तो जो पेंडुलम वाली है ये इधर जाएगी फिर ये इधर आएगी,
ऐसे, तो इसको बोलते हैं दोलन करना, ऐसे ठक ठक ठक। मैं तो बचपन में सोचा करता था यार कि जो ये हमारे पास तो होती नहीं थी ऐसी घड़ियाँ। जब मैं लोगों के घर में घड़ी देखता था मुझे लगता था ये रात को सोते कैसे होंगे, क्योंकि ये जैसे नहीं हो जाता 12 बजती हैं फिर टैंग टैंग ऐसी आवाज़ करना स्टार्ट कर देती थी। अब धीरे धीरे बाद में पता चला अरे इसमें ऐसा भी सिस्टम होता है। ठीक है, मैं सोचता था कि यार मेरे घर में जब ऐसी घड़ी होगी तो फिर मैं सोऊंगा कैसे, रात को नींद कैसे आएगी हैं। तो चलो जोक अबाउट ये सारी चीज़ें सर आपकी मोशन के बारे में थी। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं एक होप रखता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें सर समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और अगर नहीं आई हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आई हैं, सारा ऊपर से निकल गया, दिमाग के अंदर कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।